हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो पे प्रकाश या यूँ कहें लाइट के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्रकाश, है ना, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक जो प्रकाश के अंदर में है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रकृति कैसी है। तो आज इस वीडियो पे हम लोग प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश लाइट क्या है। तो देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है ना। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। तो जो मेन चीजें हैं मैं उसको लिखता रहूंगा यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने बोला कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का रूप है। ठीक है, अब ऊर्जा का रूप प्रकाश कैसे हुआ? तो आपको पता है कि हमारे पूरे इस ब्रह्मांड में कोई भी कार्य करना हो, है ना, जैसे एग्जाम्पल आप लेकर के चलें कि आप किसी भी वस्तु को देख रहे हैं, है ना। जैसे अब देखने का मतलब क्या हुआ, ये एक फंक्शन हुआ ना, एक प्रक्रिया हुई। तो जब मशीनें बिना किसी ऑयल के या किसी इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलती है, तो मनुष्य कैसे बिना किसी ऑयल या इलेक्ट्रिसिटी के चलेगा? अब ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं देना पड़ेगा ना मनुष्य को। तो यहाँ पर क्या है, मनुष्य के जो देखने की जो प्रक्रिया है वो हमारी प्रकाश के ऊर्जा के कारण होती है। अब ये होता कैसे है, तो इसका डिटेल्ड वर्जन अपन नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, बट फिर भी आप थोड़ा सा समझें इसको कि जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश जो है, प्रकाश उस वस्तु से जाकर के टकराता है और टकरा करके वापस हमारी आंखों पर, रेटिना पर पहुंचता है, जिसके कारण हमको वो वस्तु दिखाई देती है। वस्तु का एक प्रॉपर रंग हमको दिखाई देता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। या एक और एग्जांपल आप इसमें देखें कि जब आप धूप में, है ना, सूर्य का प्रकाश वहां से आ रहा है, धूप में आप किसी भी वस्तु को रख दें आधे घंटे के लिए, कुछ देर में क्या होगा कि वो जो वस्तु रहेगी आपकी वो गर्म हो जाएगी, है ना। तो गर्म होगी मतलब क्या? वो भी एक ऊष्मा दे रही है, और ऊष्मा मतलब क्या? वही ऊर्जा। समझ गए आप बात को? तो हम यहां पर इस बात में सहमत हो गए कि प्रकाश क्या है? आपकी ऊर्जा है। प्रकाश एक लाइट, एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, अब प्रकाश की ऊर्जा के बाद हम बात करते हैं इसकी प्रकृति की। ठीक है, प्रकृति। वैसे यदि हम बात करें कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा स्रोत तो हमारे ब्रह्मांड में क्या है? आपका सूर्य है, सन है हमारा, जहां से निरंतर कंटिन्यूअसली प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। इसके अलावा हमने जो प्रकाश नॉर्मली ह्यूमन मेड है, लाइट्स, बल्ब्स, हीटर, या आप किसी भी वस्तु को जब आप जलाते हैं, फायर करते हैं, तो वहां से आपका प्रकाश निकलता है। तो वो एक प्रकार से हमारे साधारण से स्रोत हो गए प्रकाश के। अब जो हम बात करते हैं प्रकाश की, थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में इसमें अपन आते हैं। प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? तो हमारे जो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले प्रकृति के बारे में जो ग्रेट साइंटिस्ट हमारे सर आइजक न्यूटन, है ना, आपने भली भांति उनका नाम सुना होगा, सर आइजक न्यूटन या इसाक न्यूटन भी हम बोलते हैं उनको। तो सर इसाक न्यूटन ने हमको बताया था कि प्रकाश दरअसल छोटे छोटे कणों के रूप में रहता है ना। प्रकाश क्या है? छोटे छोटे कण या बंडल के रूप में रहता है, और वहां से वो चल करके हम तक पहुंचता है। ये जो छोटे छोटे कण हैं, इनको हम कहते हैं फोटोन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का जो कण है वो किस रूप में चल रहा है? छोटे कणों के रूप में चल रहा है, और इन कणों को हम कहते हैं फोटोन। इन्हीं कणों के पास में प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो संलिप्त रहती है, जो कि हमको यहाँ धरती पर या किसी भी अन्य माध्यम से हम तक पहुंचती है। तो समझ गए आप इस बात को? तो सबसे पहला जो प्रकृति के बारे में जो हमको बताया गया वो था हमारा क्वांटम सिद्धांत, जिसको अपन बोलते हैं प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। तो आप इससे समझ रहे हैं कि प्रकाश, या हम कहें इसको अंग्रेजी में ज्यादा अच्छे तरीके से हम डिटेल कर सकते हैं कि लाइट इज अ क्वांटम, है ना, बंडल ऑफ क्वांटम, है ना, ऐसा अपन बोल सकते हैं कि प्रकाश छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको अपन क्वांटम कहते हैं, या फिर उसे ही हम क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे, जिनके पास में प्रकाशीय ऊर्जा रहती है, संलिप्त रहती है। ठीक है, तो ये पहला हमारा क्वांटम सिद्धांत का हो गया।
अब इसको हम थोड़ा सा यदि और डिटेल जाए क्वांटम सिद्धांत के अंदर पे, तो जब आप देख रहे हैं कि प्रकाश एक कण है, कण मतलब उसके पास में एक द्रव्यमान हुआ, और जब सूर्य से लगातार प्रकाश की किरणें आ रही हैं, कणों के रूप में आ रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है हमारा वो सरल रेखा में गति करता है। यहाँ का सबसे बड़ा जो मुख्य सिद्धांत था वो ये था कि प्रकाश हमारा सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों इतनी बात। अब ज्यादा डिटेल पे नहीं आएंगे इसमें। तो जब भी किसी भी कण को हम कहें, जैसे न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कणों से मिलकर के बना होता है, तो किसी भी कण को ब्रह्मांड में चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। आप समझते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, आपका वायुमंडल है, हवा का एक गोला पूरा एक बना हुआ है, और जैसे ही आप उस वायुमंडल को पार करते हैं तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं, खाली वो ब्लैंक स्पेस है ना आपका। ठीक है, तो अब वहां पर प्रकाश आपका कैसे चल रहा है, तो न्यूटन और जो भी उस समय के साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था हमको कि ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त होता है। क्या होता है, ईथर एक मीडियम है, माध्यम है, जिससे हो करके हमारे जो प्रकाश के कण हैं वो चल करके हम तक पहुंचते हैं। हालांकि बाद में जो साइंटिस्ट थे, यहाँ तक कि हमारे जो आइंस्टीन थे, आइंस्टीन ने भी हमको ये प्रूफ करके बताया था, उनकी कई सारी बुक्स में हमको ऐसा दिखता है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ऐसा कोई हमारा ईथर जो मीडियम है, माध्यम है, वो कहीं पर भी व्याप्त नहीं है। और आज तो हम साइंटिफिकली प्रूव भी कर चुके हैं कि ईथर जैसा कोई भी मीडियम नहीं है। तो दरअसल जो क्वांटम सिद्धांत था, या हम यूं कहें कि प्रकाश के बारे में सबसे अच्छी व्याख्या न्यूटन ने करी थी, तो न्यूटन के जो सिद्धांत है कहीं ना कहीं उसमें भी लेग्स थे, है ना, और वही लेग्स हम यहाँ पर थोड़ा सा उसको डिराइव करेंगे। तो यहाँ तक तो आप समझ गए, न्यूटन की हमने ये बात मान ली कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गति करता है और प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों, बंडलों के रूप में रहता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात आपको? ठीक है। अब जो दूसरा सिद्धांत था, यहाँ पर दूसरी जो प्रकृति हम बोलना चाहिए, दूसरी प्रकृति हमारी होती है यहाँ पर विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, या हम कहें इसको विद्युत चुंबकीय न कह के आप इसको कहें तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति। ठीक है, तो सर न्यूटन के बाद एक हमारे साइंटिस्ट हुए क्रिस्टियान हाइगन। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, क्रिस्टियान हाइगन। ध्यान दीजिएगा आप वर्ड्स को सारे के सारे, जो भी मैं डिटेल करता जा रहा हूं उनको बड़ी ध्यान से सुनिए, और आपको जहां पर लगता है कि ये चीजें नोट डाउन करने वाली हैं, हालांकि बहुत ही कम चीजों को मैं डिटेल करूंगा, तो आप कोशिश करें कि सारी चीजों को आप नोट डाउन करें वहां पर, है ना, अपनी कॉपी पे। तो हम जब बात कर रहे थे तरंग प्रकृति की, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे क्रिस्टियान हाइगन, है ना, उन्होंने हमको बताया कि प्रकाश दरअसल कणों की भांति न होकर के तरंग की भांति व्यवहार करता है, तरंग की भांति चलता है। ठीक है, अभी इससे पहले न्यूटन ने क्या बोला कि प्रकाश कैसा चलता है, सरल रेखा के रूप में गति करता है, सरल रेखा के रूप में चलता है, जबकि क्रिस्टियान हाइगन ने हमको बताया कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है। और वहीं से हमने बोला, देखिए ऊर्जा ये भी कह रहे हैं, क्वांटम सिद्धांत भी ऊर्जा ही बोल रहा है, तरंग सिद्धांत भी उसको ऊर्जा ही बोल रहा है, और तरंग सिद्धांत के अनुसार जो है आपका प्रकाश जो है वो दरअसल एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। क्या है ये, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। अब ऊर्जा से हम डिनाई नहीं कर सकते ना, जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था वस्तु वाला, कि यदि कोई वस्तु बाहर रखी हुई है, कुछ देर बाद वो गर्म हो जाती है, तो जब तक उसके पास में कहीं दूसरी जगह से कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा नहीं आएगी, तो उसका ताप कैसे बढ़ेगा। मतलब ऊर्जा तो आ रही है, बस हमारी लड़ाई किस बात को लेकर के है कि प्रकाश सरल रेखा में चल रही है या प्रकाश तरंग के रूप में चल रही है। समझ गए आप इस बात को? और ये दोनों सिद्धांत हमारे अलग अलग थे। पहला था हमारा क्वांटम सिद्धांत और दूसरा था हमारा तरंग प्रकृति, जिसमें हमने बोला कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में या विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझने वाली बात है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, या ये तरंग क्या होती है, कैसे चलती है। तो आइए अपन समझते हैं। तो यहां पर देखिएगा,
तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा क्या है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा दरअसल विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा का मिश्रण है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम बोलें विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, तो विद्युत की तरंगे, विद्युतीय तरंगे और चुंबकीय तरंगे जब ये आपस में साथ में एक दूसरे के लंबवत चलती हैं, प्रोपेगेट होती हैं, तो इन दोनों तरंगों को हम साथ में कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये ध्यान रखिएगा कि विद्युत की तरंग का संचरण जो होगा और चुंबकीय तरंग का जो संचरण होगा वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, उनको ध्यान में रखिएगा आप लोग इसमें। तो इसके अलावा यूनिवर्स में हमारे पास में जैसे प्रकाश तो हमारा एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा हो ही गया या विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया। इसके अलावा हमारे पास में जो हमारी एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, सूक्ष्म तरंगे होती हैं, कोई भी चीज हमारी, कोई भी वस्तु हमारा जब जलता है ना, तो उससे जो ताप आपका निकल रहा है, ऊष्मा, वो भी हमारा एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा ही है। और ये ऊर्जा जो है इसका स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमने जो अभी तक बात की है, अभी तक हमने इस प्रकार से बात की है कि प्रकाश हमारा पहले तो प्रकाश क्या था आपका, तो प्रकाश आपकी एक ऊर्जा है। और जब ऊर्जा यहां पर दोनों सिद्धांत हमारे मान रहे हैं, बस यहां पर उसके संचरण होने की प्रक्रिया में बदलाव है। क्वांटम सिद्धांत कहता है कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, इसलिए सरल रेखा में गति कर रहा है। और तरंग प्रकृति मानती है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। क्लियर है बात आपको यहां तक? तो चलिए, यदि मैंने थोड़ा सा विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बात की है तो थोड़ी सी आप तरंगों को भी समझें कि तरंग बेसिकली हम जो लेते हैं, तरंग हमारा इस प्रकार से होता है। आप देखें, यदि ये मेरा तरंग संचरण की दिशा है तो जो प्रकाश होगा मेरा, तरंग जो होगा मेरा, वो इस प्रकार से इस पे चलता है, ठीक है। और हमेशा ये या अलग अलग प्रकार के हमारे तरंगे होती हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि तरंग मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये एक ऊंचाई तक गया और फिर वापस इस लाइन तक आया और अब विपरीत दिशा में जाकर के फिर वापस आ गया। और यहाँ से दोबारा यही वाला पैटर्न मेरा फिर से चालू हो रहा है, देखिए। फिर ये वापस ऊंचाई तक गया और फिर नीचे तक आया और फिर ये इस तरीके से। क्लियर है? आप इसमें कुछ कुछ चीजों को समझ लें। जैसे यहाँ एक जो मेरा वर्ड आता है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है ना, या हम कहें इसको हम कहते हैं आपका शिखर, ठीक है। कि जब कोई तरंग जो है जो अपने उच्चिष्ट मान पर पहुंचती है, इसको हम कहते हैं शिखर। और ये इसको हम कहते हैं निम्निष्ठ मान, जिसको हम कहते हैं आपका गर्त। तो दो शिखरों, जैसे ये दो शिखर हो गए या दो गर्तों, इनके बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। इसका आपको खासा इस्तेमाल होने वाला है आगे, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। तरंग दैर्ध्य जिसको हम लोग दर्शाते हैं किससे? लैम्डा से। क्लियर है बात इतनी आपको ये? तो इसको ध्यान में रखिए। इसके अलावा ये जो आपकी अक्ष है, अक्ष वाली रेखा है, इससे और इसकी यहाँ तक की ये जो हाइट होती है, इसको हम लोग कहते हैं आपका आयाम, ठीक है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि जब ये यहाँ से अपने उच्चतम शिखर पर गई, फिर उसके बाद गर्त पर आया और अब वापस यहाँ तक पहुंच गया ना अक्ष पे। अब इसी पैटर्न को ये दोबारा यहाँ से शुरू कर रहा है। तो ये इसका एक कंप्लीट पैटर्न होता है, ये इसका एक पूरा एक चक्र है ना। तो ये चक्र जो है आपका, जितने या हम कहें 1 सेकंड में ये जितने चक्र लगाता है, उसको हम कहते हैं इसकी आवृत्ति, किसी भी तरंग की आवृत्ति। क्लियर है इतनी बात? अब इसमें समझने वाली बात क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि आपको पता है, जैसे आपने जो प्रकाश देखे हुए हैं अभी तक, मोस्टली या हम कहें सूर्य से जो प्रकाश की किरणें चल करके आती हैं, वो श्वेत प्रकाश होता है। वो हमको दिखता श्वेत जरूर है, लेकिन वो पूरी तरीके से व्हाइट ना हो करके वो कई सारे रंगों का मिश्रण होता है। जैसे इसके लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि यदि आप किसी भी श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारते हैं, आपने ये 12th में पढ़ा भी होगा कि जब किसी प्रकाश को आप प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म के बाहर निकलने के बाद वो श्वेत प्रकाश हमारा अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। अब ये अवयवी रंग कौन कौन से होते हैं, तो इसका क्रम को समझिएगा। मैं यहां से लिख रहा हूं, बै जा नी ह पी ना ला, ठीक है। बै से हमारा आएगा बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला,
ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक है, तो आप इस क्रम को ध्यान रखिएगा, बै जानी हपी नाला। दरअसल इस क्रम का भी बड़ा महत्व है ना। यहां जब मैं आपसे इसकी बात कर रहा था, इस फिगर की बात कर रहा था, चित्र की बात कर रहा था, यहां पर मैंने तरंग दैर्ध्य का लिया था, और दूसरी चीज मैंने क्या ली थी, या आपका फ्रीक्वेंसी, या हम कहना चाहिए उसको अपन क्या, फ्रीक्वेंसी आप याद रखिए, अभी उसका हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे। तो यहां ये जो आप देख रहे हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, दरअसल ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रमों पे है। ये जैसे जैसे आप इसमें नीचे की तरफ आते जाएंगे, आपका जो ये जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, उसका मान आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। अब इसको एक और चीज से समझना है ना आपको, इसका तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा, इसकी ऊर्जा जो होगी, सॉरी थोड़ा गलत बोल गया यहां पर मैं, बैगनी का तरंग दैर्ध्य यहां पर सबसे कम है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। तरंग दैर्ध्य क्या है आपका, एक शिखर से दूसरे शिखर के बीच की दूरी। तो बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो तरंग है वो बिल्कुल पास पास से होकर के जा रही है। समझ रहे हैं आप। तो जिसका भी तरंग दैर्ध्य जितना कम होगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी है उतना ही अधिक होगा, और जब फ्रीक्वेंसी अधिक होगा उसका, तो उसकी ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। तो इस बात को आपको समझना है कि यदि बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम है, मतलब बैगनी रंग की ऊर्जा जो है, बैगनी रंग का जो प्रकाश है हमारा, उसकी ऊर्जा सबसे अधिक है। इसी प्रकार से आप जब देखें लाल रंग हमारे पास में मिल रहा है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, इसका मतलब यह हुआ कि लाल रंग का जो आपका ऊर्जा होगा वो उतना ही कम होगा। इसलिए मैंने आपको इसको भी थोड़ा समझाया था, ताकि आप तरंग दैर्ध्य समझ लें क्या होता है, शिखर, आयाम, गर्त क्या है, इन सब चीजों को आप बिल्कुल ध्यान में इसमें रखें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि मैंने प्रकाश को ऊर्जा तो बोला, लेकिन फिर मैंने उसको दो फॉर्म्स के रूप में अलग अलग बताया। पहला मेरा क्वांटम सिद्धांत के हिसाब से और दूसरा क्या था, मेरा तरंग सिद्धांत के हिसाब से। तो दरअसल हमारे साइंटिस्ट जो थे वो तब भी लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं कि प्रकाश की प्रकृति एक्चुअली में है क्या। ये आज तक हम ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं एक्चुअली में कि प्रकाश की प्रकृति क्या है। इसीलिए हमने क्या करा, एक बीच का रास्ता निकाला। भाई अब सीधी सी बात है, सभी के मन में कुछ अलग अलग भावनाएं, अलग अलग सबकी सोच होती है, तो सभी को शांत करने के लिए हमने क्या करा कि हमने बता दिया कि प्रकाश जो है आपका वो द्वैत प्रकृति का होता है, द्वैत प्रकृति का होता है ना। इस द्वैत प्रकृति को हम लोग ड्यूअल नेचर भी बोलते हैं, है ना, ड्यूअल नेचर मतलब दो प्रकार की प्रकृति रखता है ना। जहां पर जरूरत हो वहां पर प्रकाश किसकी भांति गमन करेगा, सरल रेखा की भांति। सरल रेखा मतलब कण, है ना, समझ रहे हैं आप इस बात को। और जहां पर जरूरत होगी वहां पर ये तरंग की भांति व्यवहार करेगा। अब ये दो अलग अलग प्रकार की मुझे व्यवस्था क्यों बनानी पड़ी, प्रकृति क्यों देखनी पड़ी, इस चीज को आप समझिएगा। जैसे कि अभी आपके जो पाठ्यक्रम में आगे आप परावर्तन रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, अपवर्तन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और उसके अलावा फोटोग्राफिक प्लेट वगैरह आप समझेंगे, इसमें भी आपके सिलेबस में होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी क्वांटम सिद्धांत से हम बराबर प्रूफ कर रहे थे कि भाई हमारा प्रकाश जो है सरल रेखा के रूप में चलता है। आगे भी आप देखेंगे कि हम जितनी भी ये परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं हैं उसमें हम प्रकाश को सरल रेखा के रूप में ही मान करके चलेंगे। लेकिन तरंग का जो हमारा तरंग की जो प्रकृति है उसका उपयोग कब होता है, अब इस बात को आप थोड़ा सा समझिएगा इसमें कि जब जैसे मान लीजिए कोई एक रूम है आपका, खाली रूम है, वहां पर आपने कोई भी प्रकाश, कोई भी बल्ब जलाया नहीं है, कमरा बिल्कुल अंधेरे पे है, और आपने उस कमरे की एक खिड़की खोली, या सपोज एक रोशनदान है कहीं ऊपर पे है, उस रोशनदान को आपने खोला, तो आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले कमरे पे पूरा अंधेरा था, लेकिन जैसे ही आपने रोशनदान खोला तो आपका कमरा जो है पहले की अपेक्षा थोड़ा प्रकाशमान हो गया, है ना। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा कि यदि प्रकाश सरल रेखा पर जा रही होती, सपोज ये कमरा होता, दीवार होता उसका, और इतना आपका यहाँ पर एक विंडो होता,
और प्रकाश सिर्फ सरल रेखा में चलती तो ये विंडो से हमारा प्रकाश निकलता और निकल करके सामने वाली दीवार पर, भाई जितनी सीधी पे जा रही है सामने वाली दीवार पर, उतनी ही जगह पर प्रकाश मेरा वहां तक हमको दिखाई देता। जबकि ऐसा होता नहीं है, प्रकाश तो मेरे को पूरे कमरे पे दिखाई देता है ना। इसका कारण क्या है, तो यहां पर एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन, या हिंदी में हम कहें उसको विवर्तन। तो ये प्रकाश की एक घटना है। जैसे प्रकाश में परावर्तन है, अपवर्तन है, उसी प्रकार से विवर्तन एक घटना होती है, जिसे हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश की तरंगों का सूक्ष्म कोणों पर या सूक्ष्म किनारों पर मुड़ना, इसको हम विवर्तन कहते हैं। तो ये जो विवर्तन की प्रक्रिया है, इसको हम सिर्फ तरंग के रूप में जब हम प्रकाश को मानेंगे तभी हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। विवर्तन जैसे मैंने बात करी, आपको थोड़ा सा इसमें डाउट होगा, तो विवर्तन का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप एक कमरे पर बैठे हुए हैं, बगल में आपके जस्ट दूसरा कमरा है। यदि आप कोई भी दो मित्र आपस में उस कमरे पे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद पीछे वाला जो बंदा होगा दूसरे कमरे पर, उसको भी आपकी बातें सुनाई दे रही होंगी, जो क्योंकि कमरा आपका सटा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका होता है विवर्तन। भाई जैसे आवाज आपकी है, आवाज एक तरंग के रूप में चल रही है, लेकिन उसको जहां पर भी दरवाजे से, खिड़की से, जहां से भी जगह मिली, वो उस जगह से मुड़ करके दूसरे कमरे तक पहुंच गया। यही कुछ नियम आपके प्रकाश के साथ भी लागू होते हैं। हालांकि जो हमारी आवाज है, जो साउंड, जिसको ध्वनि जो बोलना चाहिए, ध्वनि का विवर्तन अधिक होता है प्रकाश की अपेक्षा, लेकिन विवर्तन की घटना इसमें भी होती है। तो यहां तक आप समझ गए कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रकृति क्या है। मेरे ख्याल से प्रकाश का इंट्रोडक्शन आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है इसमें, ठीक है। अब कुछ चीजें और थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश जो होता है, जैसे हमने बताया कि प्रकाश का एक मुख्य स्रोत आपका सूर्य हो गया, और सूर्य से चल करके प्रकाश आ रही है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में बीच का जो भाग, खाली भाग होता है, उसको अपन कहते हैं निर्वात, है ना। तो निर्वात, अब चूंकि देखिए ये समझिएगा इस बात को कि निर्वात में चलने के लिए मैंने वहां पर क्या बताया था आपको क्वांटम सिद्धांत में, कि ईथर मान रहे थे वो लोग, जबकि ईथर कुछ ऐसा है नहीं। और जबकि ये जो तरंग सिद्धांत होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर यह बड़ा सत्य हो रहा था कि हाँ भाई, वहां से निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही हमारा प्रकाश चल करके हम तक पहुंच रहा था। तो दोनों सिद्धांतों का अपनी अपनी जगह पे अलग अलग एक कहना चाहिए वैल्यू है, मान है, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के चाल की। यहां कुछ एक टॉपिक लास्ट बचेगा आपका, प्रकाश का चाल। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल जो हम अप्रोक्स लेते हैं, वो होता है हमारा 3 × 10 के घात में 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। वायु या निर्वात, वायु में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट अप्रोक्स हम वही लेते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा सा फर्क होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। क्लियर है बात बच्चों? सॉरी फ्रेंड्स बोले, बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका प्रकाश की चाल हो गई। अब इसके बाद आपको समझना है, जैसे मैंने नाम लिया था वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो सूर्य से भी कई सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे निकल रही है ना, या जितनी भी तरंगे होती हैं उसमें से सिर्फ आप कुछ ही तरंगों को देख पाते हैं। आप एक्स रेज को, गामा रेज को, सूक्ष्म तरंगों को, उनको आप नहीं देख सकते। आपको उनके से कुछ ही तरंगों को देख सकते हैं। और वो तरंगे कौन सी होती हैं, इनको समझिए कि वे तरंगे जिनको आप देख सकते हैं, है ना, जिनको आप देख, या हम बोले महसूस कर सकते हैं, दृश्य तरंगे कहलाती हैं। दृश्य तरंगे कहलाती हैं। ठीक है। तो जितनी भी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनमें से सिर्फ आप जो दृश्य तरंगे हम कहें कुछ एक निश्चित क्रम की तरंगे हैं जिनको आप देख सकते हैं, और उस निश्चित क्रम में आने वाली जितनी तरंगे होती है उसको हम क्या कहेंगे, दृश्य तरंगे कहेंगे। और उन निश्चित क्रम में आने वाली जो आपकी तरंगे हैं वो वही थी जो मैंने यहां पर लिखा था, बैजानी हपी नाला। ये
ये वो प्रकार की तरंगे हैं जिनको आप आसानी से देख सकते हैं। तो वो जो 7 रंग हैं आपके इंद्रधनुषी वाले, वही आपके क्या कहलाते हैं यहाँ पर, दृश्य तरंगे कहलाती हैं। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि इन दृश्य तरंगों का जो परास होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है खासा। दृश्य तरंगों का जो परास होता है ये आपका 350 से 700 नैनोमीटर, nm है ना, ध्यान रखिएगा, नैनोमीटर, ये इस क्रम का होता है। इसका जो परास होगा 350 से लेकर के 700 nm, नैनोमीटर, तरंग दैर्ध्य बोल सकते हैं ना, तरंग दैर्ध्य लैम्डा का होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आप यदि सिर्फ इसको मीटर पे बोलना चाहें तो आप, चूंकि 350 ना होकर के ये 380 है आपका, 380 से 700 नैनोमीटर के बीच का होता है। अब यदि इसमें आप मीटर पे इसको कन्वर्ट करें, चूंकि ये 400 के पास में है तो इसलिए आप इसको बोल सकते हैं 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 7 × 10⁻⁻7 मीटर, इतने वेवलेंथ का, इतने तरंगदैर्ध्य का हमारा ये परास, इसका दृश्य तरंगों का हमारा होता है। ठीक है, तो समझ गए आप इतनी बात को। चलिए, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, या जहां खामियां होंगी वहां भी मुझे बताएं कि क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं, ताकि मैं आपको आपके इस प्रिपरेशन पे काम आ सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।